दिन और रात होती है। मैम, ग्रेविटी के कारण ही हम पानी पी पाते हैं, नहीं तो पानी हवा में होता। अभिलाषा, आपने कहा कि हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चलते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं चलते, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं। ठीक है शिवानी, आपने कहा कि मून अर्थ के चारों ओर घूमता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। सचिन, तुमने कहा कि बारिश होती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हम अक्सर ये सोचते हैं कि बारिश होती है बादलों से और इवेपोरेशन से, मगर ये बारिश की बूंदें पृथ्वी पर कैसे आती हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो सचिन की बात बिल्कुल सही है, सचिन के लिए तालियां बजा दें। कृतिका, आपने ये कहा कि हमारा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधा हुआ है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो ये गैसें जो हमारे आसपास है वो ना होती। तो कृतिका के लिए भी एक बार ताली बजा दें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रितपाल, आपने ये कहा कि दिन और रात गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। दिन और रात इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है, यानी इट इज़ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो जब वो हिस्सा सूरज के सामने आता है तब दिन होता है, नहीं तो रात होती है। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। ठीक है। और जसबीर, आपने ये कहा कि हम पानी नहीं पी पाते अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। तो हम ये जानते हैं कि जितने भी समुद्र हमारे पृथ्वी पर टिके हुए हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है। और जैसा सचिन ने भी कहा कि पानी की बूंदें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे आती हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड। आप सभी ने अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अलग अलग इफ़ेक्ट्स बताए, लेकिन भार की बात किसी ने नहीं की। और जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो भी नीचे की ओर आती है। ऐसे ही जब कोई स्पेस शटल वापस आता है तब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे की ओर ले आता है। मैम, मुझे एक बात समझ में नहीं है, जो लोग पृथ्वी के नीचे रहते हैं वो स्पेस में क्यों नहीं गिर जाते? इसको समझने के लिए आप ये बॉल देखिए। इस बॉल पर चारों तरफ से पिन लगी हुई है। यस मैम। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये जो पिन्स हैं ये हम सब लोग हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि जो नीचे पिन लगी हुई है वो भी इस बॉल से जुड़ी हुई है, यानी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स सभी तरफ एक जैसा है। तो सभी लोग एक जैसे इसके साथ बंधे रहते हैं, यानी बाइंड रहते हैं। सचिन, आपने टाइड्स की बात की थी। टाइड्स कैसे आती हैं? पृथ्वी का वो भाग जो चंद्रमा के करीब है वहाँ पर समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। वो इसलिए क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उस पर लगता है, और इन्हीं ऊंची लहरों के उठने को ज्वार यानी टाइड्स कहते हैं। और इसमें चंद्रमा के साथ साथ सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन सूर्य का कम है क्योंकि सूर्य बहुत दूर है। बच्चों, आपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुएं ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई देखी होंगी। जैसे कि मैं ये रबर गिरा रही हूँ, तो इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा? हाँ अभिलाषा? मैम, इस रबर की वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है और ये तब तक बढ़ेगी जब तक ये धरती या किसी
तल तक नहीं गिर जाती। वेरी गुड, शाबाश। और इस चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं? हाँ कृतिका? एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, तो इसीलिए इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं और इसे स्मॉल g से लिखते हैं। इस g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और कभी कभी कैलकुलेशंस में आसानी के लिए हम इसका मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं। बच्चों, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F equal to m into a। वेरी गुड। हमने ये सीखा था कि किसी वस्तु पर पृथ्वी जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है वह उसका भार होता है। तो यहाँ पर F की जगह हम क्या लिख सकते हैं? W वेट यानी उसका भार। और W के फॉर्मूले में हम यहाँ लगा सकते हैं m इंटू जी, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसीलिए a की जगह हम यहाँ पर g लगा रहे हैं। तो W का फॉर्मूला यानी वेट का फॉर्मूला हो गया W इज इक्वल टू m इंटू जी। हम ये जानते हैं कि किसी वस्तु का भार उस पर लगाए गए पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है, यानी W इज इक्वल टू F। W का फॉर्मूला अगर हम mg लिखते हैं और F का g me इंटू m अपॉन डी स्क्वायर लिखते हैं, तो ये दोनों बराबर हैं। दोनों तरफ m को कैंसिल करने पर क्या फॉर्मूला बनेगा? स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू me अपॉन d स्क्वायर। वेरी गुड। और यहाँ पर me है मास ऑफ अर्थ और d है रेडियस ऑफ अर्थ। इन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर g की वैल्यू कितनी आएगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। बच्चों, हमने यहाँ ये देखा कि स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू me अपॉन डी स्क्वायर। मगर इसमें ऑब्जेक्ट का मास तो है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ? मैम, इसका ये मतलब हुआ है कि जब दो वस्तुएं पृथ्वी पर गिराई जाती है तो वो दोनों इक्वल एक्सेलरेशन से गिराए जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो दोनों जितना मतलब उसमें एक वस्तु भारी हो दूसरा वस्तु लाइट हो, उससे कोई मतलब नहीं। मास तो जिस पर वो गिराया जा रहा है उसका गिना जाता है, जैसे कि अर्थ या मून। वेरी गुड, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आओ हम इसके लिए क्रिया करते हैं। अगर एक 5 के सिक्के को और एक कागज को हम एक साथ एक ही ऊंचाई से गिराएं तो क्या होगा? हाँ कृतिका? मैम, पेपर का जो हिस्सा है वो सबसे बाद में नीचे आएगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया बड़ा है। मैम, दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल होगा, लेकिन जो पेपर है उस पे एयर के फ्रिक्शनल फोर्स का भी लागू हो रहा है, तो इसलिए वो बाद में गिरा। मैम, पेपर का वेट लाइट है इसलिए पेपर बाद में गिरेगा। शिवानी? मैम, कागज पर एयर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए वो लेट आएगा और करंट पर कम है इस वजह से वो पहले आएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक शिवानी। कागज पर रेजिस्टेंस एयर का ज़्यादा है इसलिए वो देर से गिरेगा, और कॉइन पर एयर का रेजिस्टेंस कम है इसीलिए वो जल्दी गिर जाता है। ठीक है? यस मैम। अब मैं इस पेपर को क्रम्पल कर रही हूँ।
और इस 5 के कॉइन और इस पेपर को एक साथ एक ही हाइट से गिराते हैं। बताइए अब क्या देखा आपने? हाँ जसबीर? मैम वो 5 का कॉइन और पेपर का टुकड़ा एक साथ गिरा। एक साथ तो नहीं, हाँ लगभग एक साथ नीचे गिरा। अच्छा बताइए ऐसा क्यों हुआ? हाँ कृतिका? क्योंकि मैम स्मॉल जी मास पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा वेरी गुड। जब हम इस पेपर को क्रम्बल करते हैं तो उसकी एयर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ठीक है। और जब दोनों पर एयर रेजिस्टेंस लगभग एक जैसी होती है तो क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करती, दोनों लगभग एक साथ ही नीचे गिरेंगे, यस ठीक है। यस मैम। Air resistance on an object depends on the surface area of the object and the speed of the object. More is the surface area, more the air resistance, and similarly, more the speed of the object, more is the air resistance. इसे ध्यान से देखो और आपको ये बताना है कि एक्सेलरेशन किस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा है। हाँ लिखिए। मैम जब वो नीचे से उठ रहा है तब एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। क्यों? मैम क्योंकि तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करके ऊपर आना, इसलिए वो एक्सीलरेशन ज़्यादा लिखा। ओके, व्हाट इज एक्सेलरेशन? मैम एक्सेलरेशन मैम जब किसी चीज़ को मैम एक्सेलरेट होता है तो मैम उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन होता क्या है? मैम स्पीड को बढ़ने को। मैम चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, तो कहाँ वेलोसिटी सबसे ज़्यादा चेंज हो रही है? जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी जब वो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स को ओवरकम करेगा। वेरी गुड आलेख्या, वेरी गुड। सचिन, आपने क्लास की शुरुआत में भार की बात की थी, आपने क्या कहा था? मैम मैंने ये कहा था कि भार वह होता है जितना उसके अंदर मैटर भरा होता है। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि अब आपको मास और वेट में क्या फ़र्क लगता है? हाँ जसबीर? मैम मास हमेशा कांस्टेंट रहता है और वेट मैम चेंज हो जाता है। अच्छा प्रतिभा? मैम मास लोकेशन पर डिपेंड नहीं रहता, पर वेट लोकेशन पर डिपेंड रहता है। मैम मास की एसआई क्वांटिटी है केजी और वेट की एसआई क्वांटिटी है न्यूटन। ऐसा यूनिट? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैम मास कैन नॉट बी जीरो बट वेट कैन बी जीरो। मैम मास को ऑब्जेक्ट के इनर्शिया से मेजर करते हैं और वेट को W = m/g से मेजर करते हैं। वेरी गुड। अब हम इसी बात को एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। इस स्प्रिंग बैलेंस पर मैंने ये जो ऑब्जेक्ट लगाया है, इसका वेट कितना है? 1 न्यूटन। हाँ, स्प्रिंग बैलेंस से हम वेट मेजर करते हैं, मगर यहाँ पर हमने दूसरी तरफ इसे मास के लिए भी कैलिब्रेट किया है। तो आप इसमें से देखकर बता सकते हैं मास कितना है? 100 ग्राम। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि इस तराजू में अगर मैं ये ऑब्जेक्ट्स रखूं तो हम इसमें क्या माप रहे हैं? मास। अच्छा, मास ही क्यों, बताइए। हाँ कृतिका? मैम क्योंकि नीचे इसमें कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा हाँ लेख्या? मैम क्योंकि दोनों इक्वल हाइट पे है, इसलिए उन दोनों साइड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगा और दोनों का इक्वल होगा, इसलिए दोनों साइड कट जाएगा, इसलिए हम उसका मास नाप रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि दोनों पलड़ों पर बराबर g लग रहा है, आप ये देख रहे थे कि ये संतुलित है, बैलेंस्ड है, दोनों पर बराबर g लग रहा है, तो g दोनों तरफ कैंसिल हो गया, क्या बचा? सिर्फ मास। तो इसीलिए हम इस तराजू से क्या नाप रहे हैं? मास। वेरी गुड आलेख्या, वेरी गुड। अगर हम इस तुला को चांद पर ले जाएं तो इसके संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ जसबीर? वो सेम रहेगा क्योंकि ना हम उसका जो है ना मास नाप रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दें कि मास नापते हो तो मास तो वहाँ जगह कांस्टेंट ही रहेगा।
बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये तुला मास नाप रही है, यानी द्रव्यमान को नापती है, और क्योंकि दोनों पर बराबर ग्रेविटेशनल पुल है तो स्मॉल जी चाहे मून पर कम हो जाती है, ये बात ठीक है, मगर दोनों पर समान ही तो लग रही है, तो इसके संतुलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ सचिन, क्या अब तुम्हें समझ में आया कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है? मैम अब मुझे पता चला, मास वह होता है जितना उसके अंदर मैटर भरा होता है, और वेट वह होता है जिसका संबंध ग्रेविटेशनल फोर्स से होता है। हाँ, यानी मास क्या है? किसी भी वस्तु के अंदर जो पदार्थ है, यानी जो मैटर अंदर है उसके, वो मास है। और वेट क्या हुआ? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, जो अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। ठीक है, अब क्लियर हो गया सबको? यस मैम। अब आप ये बताइए कि वस्तु के मास और उस पर लगने वाले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का क्या आपस में कोई संबंध है? हाँ गौरव? यस मैम, ये दोनों मिलाकर वेट बनाते हैं, दोनों मिलाकर वेट बनाते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई। मैम मुझे लगता है नहीं, क्योंकि हम कहीं पे भी रहे मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उनका आपस में क्या संबंध है, ये बताइए। बच्चों आप पढ़ चुके हैं कि W = m/g, याद आया? यस हाँ, तो अगर मास को बढ़ाया जाए तो क्या वेट बढ़ेगा? यस यस मैम। बढ़ेगा। इसका मतलब कि W is directly proportional to m। G तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब W is directly proportional to m, यानी जितना वस्तु का मास बढ़ेगा उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा। ठीक है? यस अच्छा बच्चों ये बताओ कि अगर किसी वस्तु का वेट पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, 60 न्यूटन, तो उसका वेट मून पर ज़्यादा होगा या कम होगा? मैम हाँ विलाशा? मैम कम होगा। कम होगा। और कितना कम होगा? मैम अरे क्या बात है। हाँ गौरव? मैम 10 न्यूटन हो जाएगा। कैसे? मैम क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से 1/6 है। वेरी गुड, क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से 1/6 है। मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले लगभग 1/6 है, और इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर अर्थ के मुकाबले 1/6 हो जाता है।